Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, लास्ट क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम से रिलेटेड प्रॉब्लम कर रहे थे। इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन पूरा डिस्कस करा और उसके कुछ एक केसेस डिस्कस किए। उस केसेस में पहला केस था व्हेन टू फोर्सेस आर एक्टिंग, देन नेक्स्ट केस था when three forces are acting and two are mutually perpendicular। अब दो और केस हमको डिस्कस करना है। सो थर्ड केस है when three forces are acting तीन फोर्स लग रहा है। ये जो केस है बेटा, इसमें ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि दो फोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं है। सेकेंड केस जो हमने डिस्कस किया था उसमें हमने डिस्कस किया था व्हेन थ्री फोर्सेस आर एक्टिंग एंड टू आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहां पे ऐसा कुछ नहीं, तीन फोर्स है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कोई दो फोर्स या नहीं है। हम इनको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वही डिस्कस करना है। सो जो मेथड है बेटा वो लामीज थ्योरम। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? लामीज थ्योरम से सॉल्व करेंगे। और लामीज थ्योरम क्या है उसको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। सो लामीज थ्योरम क्या है बेटा? अगर किसी बॉडी पे तीन कंकरेंट फोर्स लग रहे हैं, F1, F2 एंड F3, यानी तीन फोर्स किसी बॉडी के एक पॉइंट पे लग रहा है और तीनों का ये मैग्नीट्यूड दिया हुआ है F1, F2, F3। एंगल्स तीनों फोर्स के बीच में θ1, θ2, इसको हम θ3 सपोज कर लेते हैं। कोई भी दो एंगल पता होगा तो तीसरा अपने आप पता चल जाएगा। क्योंकि हमको फार्मूला लिखना है इसलिए हमने नाम θ1, θ2 और θ3 दे दिया। इसमें से कोई भी दो एंगल पता होगा तो तीसरा हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों एंगल का सम क्या होगा? 360 डिग्री। अच्छा, अब एक चीज और ध्यान देने का बात है भाई, जब F1, F2, F3 गिवन प्रॉब्लम में F1, F2, F3 किसी भी फोर्स को हम ले सकते हैं, लेकिन θ1, θ2, θ3 किसी को नहीं ले सकते बेटा। एक बार आपने F1, F2, F3 नाम दे दिया तो F1 ये है तो θ1 बाकी जो दो फोर्स बचे उनके बीच का एंगल है। इसको हमने F2 कहा तो θ2 क्या होगा? बाकी जो दो फोर्स बचे उनके बीच का एंगल होगा। और इसको F3 कहा तो θ3 क्या होगा? बाकी जो दो फोर्स बचे उसके बीच का एंगल होगा। इसको जरूर ध्यान रखना। तो लामीज थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी बॉडी पे तीन फोर्स लग रहा है तो और तीन फोर्स लग रहा है और वो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, देन F1 अपॉन साइन θ1 इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन θ2 इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन θ3। यानी क्या भाई, किसी बॉडी पे तीन फोर्स लग रहा है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, देन F1 अपॉन साइन θ1 इज इक्वल टू F2 अपॉन साइन θ2 इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन θ3।
या इसका कन्वर्स भी कह सकते हैं, इफ इट इज लाइक दिस, अगर तीनों फोर्स में ऐसा रिलेशन है तो बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। तो ये है लामीज थ्योरम। अब इसी पे हम क्वेश्चन करते बेटा, जैसा हमने पहले ही कहा कि 90 डिग्री हो या न हो, कोई भी एंगल हो दो फोर्स के बीच का, हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले एक क्वेश्चन हम 90 डिग्री का ही ले लेते हैं। एक बॉडी लेते हैं और उस पे तीन फोर्स एक्ट कर रहा है, या जो एग्जांपल हमने करा था बेटा उसी टाइप का एग्जांपल लेते हैं। ये क्योंकि सेकेंड केस में हमने इस टाइप का एग्जांपल लिया हुआ था, तो वही एग्जांपल ले लेते हैं, इसको इससे सॉल्व करके दिखाएंगे। 10 kg का ब्लॉक है, दिस एंगल इज 37 डिग्री, ये एंगल 37 डिग्री है। स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 3। तो जो सेकेंड केस हमने डिस्कस किया था उससे भी आप सॉल्व करके देखना, यही आंसर आएगा जो हम लामीज थ्योरम से सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये, इफ 10 kg ब्लॉक is in equilibrium, then find tension in 3 strings। इस तीनों स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा अगर 10 kg ब्लॉक इक्विलिब्रियम में है। तो भाई ये इक्विलिब्रियम में, तो पॉइंट P, इसको पॉइंट P ले लें, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा, यहां पे टेंशन कितना होगा इस स्ट्रिंग में, ये तो बड़ा आसान है बेटा, ये तो फर्स्ट केस से हम सॉल्व कर सकते हैं। 100 न्यूटन नीचे लग रहा है और यहां पर टेंशन T1 मान ले, जो कि अलोंग द स्ट्रिंग लगेगा। तो T1 क्या होगा भाई, दो फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन होगा, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। यानी T1 क्या हो गया, 100 न्यूटन। अब यहां ये स्ट्रिंग 1 अगर ब्लॉक पे 100 न्यूटन अपवर्ड लगा रहा है, तो इस पॉइंट P पे 100 न्यूटन डाउनवर्ड लगाएगा। 100 न्यूटन डाउनवर्ड लगाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होगा, मासलेस स्ट्रिंग है। तो यहां पे 100 न्यूटन नीचे लग रहा होगा। अच्छा, यहां पे टेंशन T2 सपोज, T3, ये स्ट्रिंग 3 तो T3 सपोज कर ले, और यहां पे टेंशन T2। अब हमको T2 और T3 निकालना है। लामीज थ्योरम अप्लाई करके हम फाइंड आउट करेंगे इसको। तो उसके लिए पहले हमको एंगल चाहिए, तो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, इसको मेंशन कर दे। अब ये एंगल क्या होगा बेटा, ये 37 दिया हुआ, ये 37 होगा, तो इसको अगर आगे हम एक्सटेंड कर दें और इसको ऐसे एक्सटेंड कर दें तो ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्या है, हॉरिजॉन्टल है, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये 90 है, ये 37 है, तो ये क्या होगा 53 होगा। तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, हमको तो इन दो फोर्स के बीच का एंगल चाहिए। तो 90 प्लस 53 कितना हो जाएगा भाई, 90 प्लस 53 कितना हो गया बेटा, 143 डिग्री। क्लियर भाई, 90 डिग्री वो आया, 90 डिग्री इधर वाला, और ये 53 डिग्री होगा क्योंकि ये 37 डिग्री है, तो 53, तो ये हो गया 3 और ये हो गया 14।
अच्छा, ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, इन दोनों फोर्स के बीच का एंगल, तो ये 53 है, और पूरा का पूरा एंगल क्या होगा 180 डिग्री। ये पूरा एंगल क्या होगा भाई, यहां से यहां तक का एंगल देखेंगे तो ये कितना होगा 180 डिग्री होगा ना। तो 53 सब्ट्रैक्ट करते हैं 180 में से, तो 180 माइनस 53, तो यहां 7 आ गया, 1 कैरी हुआ तो यहां 7 आ गया, और यहां 7 बचा, 5 सब्ट्रैक्ट किया 2 1, सो इट इज 127 डिग्री। अब जैसा हमने पहले का F1 F2 F3 हम किसी को भी ले सकते हैं, तो T1 को हम F1 ले लेते हैं, यहां पे पुट करते हैं, तो ये हो गया 100 अपॉन, अब इसको हमने F1 ले लिया बेटा, तो इस बाकी जो दो फोर्स बचे उसके बीच का एंगल θ1 होगा, यानी साइन 127 डिग्री, साइन 127 डिग्री इज इक्वल टू F2 यानी T2 अपॉन साइन 90, इसको T2 हम कह रहे तो θ2 क्या हो गया, इस फोर्स को छोड़ दो, बाकी जो दो फोर्स बचे उसके बीच का एंगल साइन 90, साइन 90 इज इक्वल टू F3 यानी T3, तो T3 अपॉन, अब ये थर्ड फोर्स ले रहा है तो बाकी जो दो फोर्स बचे उसके बीच का एंगल θ3 यानी साइन 143, साइन 143, ये हो गया। अब इसको फर्दर हम यहां पे सॉल्व करते हैं, 100 अपॉन साइन 127, तो 127 क्या होगा भाई 90 प्लस 37, और इसी का साइन लेना है, साइन 127 क्या होगा बेटा साइन 90 प्लस 37, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 37, और cos 37 क्या होता है 4/5, तो ये हो गया 4 अपॉन 5 यानी 5 इधर आ गया, इज इक्वल टू T2 साइन 90 तो 1 हो गया, इज इक्वल टू T3 अपॉन, अब साइन 143 यानी साइन 143 कितना हो गया बेटा, इसको हम लिख सकते हैं 90 प्लस 53, साइन 90 प्लस 53, और 53 90 प्लस 53 साइन 90 प्लस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस 53, और कॉस 53 क्या होता है बेटा 3/5, तो 3 अपॉन 5, ये 5 ऊपर चला गया। अब T2 क्या हो जाएगा, यहां से अगर हम देखें तो T2 इज इक्वल टू, ये यहां से कटा तो 25 चौका 100, ये 25 और इंटू 5 125 न्यूटन, तो T2 क्या आ गया भाई 125 न्यूटन। अब T3 हम फाइंड आउट करें बेटा, तो 5 से 5 कट गया और ये 25 आया यानी 75, T3 इज इक्वल टू 75 न्यूटन। सो दिस इज द आंसर। आप जो पिछला मेथड बताया उससे भी सॉल्व करना, यही आंसर आएगा। तो ये है लामीज थ्योरम। अब इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन करते बेटा, और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम टॉपिक, यानी नेक्स्ट जिसमें 3 से ज्यादा फोर्स हो तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे,
और वो जो मेथड होगा फोर्थ मेथड, वो कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी जो 3 केस करा वो तीनों केस के प्रॉब्लम उस मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं। तो यहां पे एक सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं और इसको 2 इंक्लाइंड प्लेन के बीच में रखा गया है। एक इंक्लाइंड प्लेन ये है और एक इंक्लाइंड प्लेन ऐसे ले लो। ये 2 इंक्लाइंड प्लेन है जिनके बीच में रखा है। सो देयर आर 2 इंक्लाइंड प्लेन्स OA एंड OB। इनका एंगल ये हॉरिजॉन्टल से सपोज कर लेते हैं 53 डिग्री एंगल बना रहा है और ये हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री, दोनों 53 डिग्री ले लेते हैं, 53 डिग्री बना रहा है। सॉलिड स्फीयर का मास दिया हुआ है 10 kg। मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर इज 10 kg। इस स्फीयर का मास 10 kg है। OA एंड OB आर परफेक्टली स्मूथ। फ्रिक्शन हमने नहीं पढ़ा बेटा, तो परफेक्टली स्मूथ हम लेके चल रहे हैं। याद रखना, किसी भी प्रॉब्लम में अगर फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा तो हम परफेक्टली स्मूथ मान के चल रहे हैं। हम मेंशन कर रहे हैं इफ ऑल surfaces are smooth and sphere is at rest, find forces acting on it due to first question OA, second question OB। OA के वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है, सेकेंड क्वेश्चन OB के वजह से इस पे कितना फोर्स लग रहा है। इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो बेटा, फिगर तो यहां दिया, क्वेश्चन को नोट कर लो। यही इसको इरेज करके फिर हम सॉल्यूशन करते, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब इसको हम लैमिस थ्योरम से सॉल्व कर रहे हैं बेटा। कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बड़ा ही सिंपल है। हमको F1, F2, F3 डिटरमिन करना है, θ1, θ2, θ3 डिटरमिन करना, फिर ये फार्मूला लैमिस थ्योरम अप्लाई करना है। तो देखो, एक तो 10 kg मास है, यानी 100 न्यूटन फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, सो 100 न्यूटन। ठीक है भाई। दूसरा, ये जो सरफेस है स्मूथ है, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स तो लगाएगा नहीं, नॉर्मल रिएक्शन जरूर लगा रहा होगा। और नॉर्मल रिएक्शन हमने पढ़ाया था बेटा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा और ये स्फीयर है तो इसके सेंटर से पास करेगा, तो ऐसे पास करेगा। इसको N2 हम नाम दे रहे हैं। क्या नाम दिया भाई, N2। और फिर ये सरफेस इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, तो जैसा कि यहां पे नॉर्मल रिएक्शन OB के परपेंडिकुलर है, यहां पे भी नॉर्मल रिएक्शन OB के परपेंडिकुलर होगा और सेंटर से पास करेगा। इसको हम N1 नाम दे रहे हैं। ये 90 डिग्री। करेक्ट, यहां तक समझ में आ गया भाई। अब देखो बेटा, 3 फोर्स है, एक 100, एक N1, एक N2। हमको ये एंगल्स निकालने हैं। इसको हम ऐसे दिखा दे रहे, ये डॉटेड लाइन,
ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमको निकालना क्या है, एक तो इन दो फोर्स के बीच का एंगल निकालना, दूसरा ये वाला एंगल निकालना, और तीसरा ये वाला एंगल निकालना। ये एंगल निकाल के फिर हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो इस एंगल को निकाला कैसे जाए, निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पे ये 53 डिग्री दिया हुआ और ये भी 53 डिग्री दिया हुआ। तो ये वाला एंगल जो होगा बेटा, बीच का एंगल, ये कितना होगा 180 डिग्री -53 तो कितना हो गया भाई, 180 -53 यानी ये हो गया 106। इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहां पे कितना आ जाएगा 74, यही आ जाएगा भाई 74। इसमें से 10 हुआ, 10 में से 6 गया 4 और यहाँ 7 बचेगा, 74 हो गया। अब ये जो एंगल होगा बेटा, ये देखें तो ये पूरा इधर से इधर एंगल 90 होगा, तो 90 का 74 का हाफ कर दिया। ये जो पूरा एंगल होगा ये पूरा 74 आया, तो इसी का हाफ कर दें, यानी 2 से डिवाइड कर दें, तो ये आ गया 3, 6, 7, 37। वैसे भी देखो तो इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री होगा, 53 माइनस 90 माइनस 53 37 डिग्री हो गया। तो ये 37 डिग्री हो गया, यानी ये जो एंगल होगा 53 डिग्री होगा, ये वाला एंगल 53 और ये वाला भी एंगल इसी तरीके से 53 होगा। तो ये 53 और ये 53, यानी ये कितना हो गया बेटा एंगल 106। लेकिन हमको एंगल ये वाला चाहिए, इसको अलग अलग दिखा ले यार, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा। ये इस तरीके से एंगल चाहिए। तो ये एंगल 53 है 90 डिग्री, और ये 53 यानी ये वाला भी एंगल 53 प्लस 53 106 होगा, ऊपर वाला एंगल। बेटा ये 37 आ रहा, तो ये यहां से लेके यहां तक 53 हो गया, और यहां से लेके यहां तक 53 हो गया, तो ये पूरा क्या हो गया 106 डिग्री। तो ऊपर वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ऊपर वाला एंगल क्या हो जाएगा 106 डिग्री। अब ये 106 डिग्री हो गया, तो बाई सिमेट्री ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, और टोटल 360 डिग्री है। टोटल एंगल क्या होगा 360 डिग्री। तो 360 माइनस 106 कर दे, माइनस 106, तो यहां आ गया 4 और 1 कैरी हुआ, तो यहां बचा 5, और ये 3 में से 2 गया 1 और 2, 3 में से 1 गया 2। अब इसी का हाफ कर दें तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2, 7, यानी इधर वाला ये जो एंगल होगा 127 डिग्री। ऐसे इधर वाला जो एंगल होगा 127 डिग्री। ये एंगल्स हमारे आ गए। अब फॉर्मूला लगाते हैं, तो F1 ले लेते हैं हम 100, F1 ले लिया 100, तो 100 अपॉन साइन 106, ये F1 है तो ये θ1 होगा, साइन 106 इज इक्वल टू, इसको हम F2 ले लें, N1 को F2 ले लिया, तो N1 के सामने वाला एंगल, यानी N1 को छोड़ दो तो बाकी जो दो फोर्स बचे
उसके बीच का एंगल साइन 127 डिग्री इज इक्वल टू F3, जो कि L2 ले रहे हैं। तो इस फोर्स को छोड़ दे तो बाकी जो दो फोर्स बचे उसके बीच का एंगल साइन 127 ये आ गया। अब साइन 106 डिग्री ये हमको फाइंड आउट करना बेटा। तो इसको कैसे हम निकालेंगे? 100, एक फार्मूला हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाया, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। यानी यहां 2 थीटा होगा तो यहां थीटा, यहां थीटा। तो यह साइन 106 इज इक्वल टू 2 साइन 53। ये 106 है तो ये क्या हो जाएगा 53 साइन 53 कॉस 53। अब साइन 53 कितना होता है भाई 4/5 और कॉस 53 कितना होता है 3/5। तो ये हो गया, इसको ऐसे हम लिख देते हैं, ये हो गया 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24 और अपॉन 25 तो ये ऊपर चला जाएगा 25 इज इक्वल टू N1 अपॉन साइन 127। इसको निकालते हुए तो साइन 127 क्या होगा 90 प्लस 37, ये हो गया साइन 127। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, यानी कॉस 37। कॉस 37 क्या होता है भाई 4/5, तो 4/5 इज इक्वल टू N2 अपॉन 4/5, ये ऊपर चला गया। अब देखो बेटा काटे तो 4 से ये कैंसिल आउट हो गया, यहां 6 आ गया और फिर 5 यहां 5 आ गया, 25 का 5 आ गया। तो N1 इज इक्वल टू N2 इज इक्वल टू ये कितना आ गया 500/6 यानी 250/3 न्यूटन। इसको फर्दर हम डेसिमल में सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज लामीज थ्योरम। तो ये तो हो गए भाई, हमने 3 मेथड सीखे। उसमें पहला केस था जिसमें केवल 2 फोर्स लग रहे हैं या पैरेलल फोर्सेज लग रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। दूसरा केस किया जिसमें 3 फोर्सेज लग रहे हैं और 2 फोर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तीसरा केस हमने किया 3 फोर्सेज लग रहे हैं और उसमें कहीं कोई कंडीशन नहीं है कि 3 फोर्स में से 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है या नहीं है। होंगे तब भी लगा सकते, नहीं होंगे तब भी लगा सकते हैं लामीज थ्योरम। अब मान लो 3 से अधिक फोर्स है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल मेथड है बेटा, उसको हमने एकदम शुरू में डिस्कस किया था। हमने एकदम शुरू में क्या कहा था कि अगर किसी बॉडी पे कई फोर्स लग रहा है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सिग्मा F इज इक्वल टू 0, यही लिखा था ना भाई, यानी वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सो फोर्थ केस, व्हेन more than 3 forces are acting.
तो हेडिंग हमारा ये बेटा, अगर 3 से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं तब क्या करेंगे। तो फिगरेटिवली हम ऐसे दिखा दे, किसी पॉइंट पे ये डिफरेंट फोर्सेज लग रहे हैं, हमने कुछ एक फोर्सेज यहां पे दिखा दिए, F1, F2, F3 डॉट 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 Fn, और बॉडी इक्विलिब्रियम में, क्या भाई, बॉडी इक्विलिब्रियम में है, देन सिग्मा F इज इक्वल टू 0, या फिर ऐसे लिख सकते हैं F1 प्लस F2 प्लस डॉट 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 Fn इज इक्वल टू 0। बेसिक मेथड ये एकदम स्टार्टिंग में ऐसे ही हमने पढ़ाया था। तो अगर 3 फोर्सेज या 2 फोर्सेज लग रहे हैं तो उसके लिए हमने ऑलरेडी केस डिस्कस किया बेटा। 3 से ज्यादा फोर्स लग रहा है तब वो सब मेथड नहीं लगेंगे, तब यही मेथड लगेगा, पहली बात। दूसरी बात, अगर 3 से कम फोर्स लग रहा है तब भी ये मेथड लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि तब ये नहीं लगा सकते बेटा। ये 2 फोर्स लग रहा हो या 3 फोर्स लग रहा हो या 3 से ज्यादा लग रहा हो, सारे केस में ये करेक्ट है। 1 फोर्स लग रहा हो तब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, वो हमने पहले ही डिस्कस किया है। तो हेडिंग हमने लिखा है व्हेन देयर आर मोर देन 3 फोर्सेज आर एक्टिंग, वहां पे हम ये मेथड लगाएंगे। लेकिन 3 फोर्स या उससे कम लग रहा है तब भी ये मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। सो देयर इज अ बॉडी, एक बॉडी है और उस पर कुछ एक फोर्सेज हम दिखा रहे हैं। एक फोर्स ये लग रहा है 100 न्यूटन, दूसरा फोर्स 120 न्यूटन, तीसरा फोर्स 180 न्यूटन, और चौथा फोर्स, इसका एंगल भी हमको देना होगा बेटा। सो ये एंगल हम दिखा दें, ये फिर से ऐसे पॉइंट मास्क बना के दिखा देते यार, ऐसे फिगर अच्छा नहीं बन रहा बेटा। ये ऐसे हमने दिखा दिया। ये है 100 न्यूटन, एंगल कितना ले लें, 37 डिग्री। ये 90 डिग्री दिख रहा है, ये तो दिख रहा फिगर में। इस एंगल को 53 डिग्री ले लेते। ये 37 53 बड़ा इंपॉर्टेंट एंगल बेटा, इसीलिए हम ज्यादातर क्वेश्चंस ऐसे देते हैं। 100 न्यूटन, 150 न्यूटन, ये फोर्स ले लिया 200 न्यूटन, इस फोर्स को हमने ले लिया F1 और इस फोर्स को ले लिया F2। दिस इज 90 डिग्री, ये तो दिख रहा है, ये भी 90 डिग्री है और ये 53 डिग्री है। दिस इज पॉइंट P। अब क्वेश्चन ये कि इफ पॉइंट P इज इन इक्विलिब्रियम, अगर पॉइंट P इक्विलिब्रियम में है, देन फाइंड आउट F1 एंड F2।
ये पॉइंट P पे फोर्सेज लग रहा है, इफ पॉइंट P is in equilibrium, then find F1 and F2। अब इसको करेंगे कैसे बेटा? तो इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है? अभी हमने फार्मूला लिखा, क्या है भाई? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू 0, यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस इज इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा। लेकिन इनका वेक्टर सम लेना होगा बेटा। अब वेक्टर सम लेना होगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे? किसी एक डायरेक्शन को एक्स एक्सिस और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन को वाई एक्सिस ले लें। तो इसको हम क्या करते हैं, ये वाला डायरेक्शन एक्स एक्सिस से ले लेते हैं, ये डायरेक्शन ऐसे। इसको क्या ले लिया भाई? एक्स एक्सिस, और ये क्या हो गया? वाई एक्सिस। अब हम क्या करेंगे? इन सारे फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो इनको नाम दे देते बेटा, ये F1 है, ये F2, इसको हमने नाम दे दिया F3, F4, F5, F6। 6 फोर्सेस लग रहा है, 1 2 3 4 5 6। अब इन दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिखना आसान है। ये हो गया माइनस F1 I कैप माइनस F2 J कैप, इसको 200 J कैप लिख सकते हैं, F3 को 100 I कैप लिख सकते हैं। इन दो फोर्सेस को रिजॉल्व करके लिखना होगा, इसलिए पहले हम रिजॉल्व कर लेते हैं। तो F4 वेक्टर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे बेटा? F4 को, तो F4 का जो कंपोनेंट होगा, इधर वाला कंपोनेंट होगा, वो कितना हो जाएगा? 100 cos 37। क्या हो जाएगा भाई? 100 cos 37, ये हो जाएगा I कैप, प्लस इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? 100 sin 37 J कैप। तो F4 क्या हो गया बेटा? cos 37 क्या होगा? 3/5, यानी 60, 3/5, ये 20 हो गया, 60 I कैप, नहीं 4/5 होगा ना, cos 37 4/5 होगा, तो ये हो गया 80 I कैप प्लस 60 J कैप। ऐसे ही F6 को लिखे बेटा, F6। तो F6 क्या होगा भाई? ये हो जाएगा इधर वाला कंपोनेंट 150 cos 53, तो निगेटिव डायरेक्शन में होगा, माइनस 150 cos 53 I कैप प्लस 150 sin 53 J कैप। यानी इसको क्या लिख सकते हैं? cos 53 क्या होगा भाई? 3/5। कितना हो गया? 3/5। 5 से डिवाइड क्या? ये 30, यानी 90, तो ये हो गया माइनस 90 I कैप। देन ये क्या हो गया बेटा? 4/5, 5 से डिवाइड क्या? 30, तो प्लस 120 J कैप। अब भाई
अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो सारे फोर्सेस का वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा। यानी F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 प्लस F6 इज इक्वल टू 0। अब F1 क्या बेटा, तो F1 को हम F1 ही लिखेंगे क्योंकि ये फाइंड आउट करना है। आई कैप मैग्नीट्यूड F1 और डायरेक्शन क्या, माइनस आई कैप डायरेक्शन में है, तो माइनस आई कैप लगा दिया। F2 को क्या लिखेंगे, माइनस F2 जे कैप। F3 को क्या लिखेंगे, 100 आई कैप। F4 को क्या लिखेंगे, तो F4 ये हमने निकाला है 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। F5 को क्या लिखेंगे, 200 जे कैप। F6 को क्या लिखेंगे, माइनस 90 आई कैप प्लस 120 जे कैप। माइनस 90 आई कैप प्लस 120 जे कैप इज इक्वल टू 0। पूरा वेक्टर सम क्या होगा, 0 होगा अगर इक्विलिब्रियम में। अब हम क्या करेंगे, आई कैप कंपोनेंट और जे कैप कंपोनेंट को एक साथ लिखेंगे, तो माइनस F1 यहां पर आई कैप प्लस 100 यहां पे प्लस 80 यहां पे, फिर यहां जे कैप माइनस 90 आई कैप, देन प्लस। अब जे कैप के कंपोनेंट को लिखें बेटा, तो माइनस F2 यहां पे है जे कैप, फिर प्लस 60 ये आई कैप प्लस 60 यहां पे प्लस 200 यहां पे, देन प्लस 120 जे कैप इज इक्वल टू 0। फर्दर इसको सॉल्व करें, तो फर्दर यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। देखो ये क्या हो गया, 80 माइनस 90 माइनस 10 और 100 90 आ गया, यानी माइनस F1 प्लस 90 आई कैप प्लस माइनस F2 प्लस ये है 60 260 360 380 जे कैप इज इक्वल टू 0। यानी ये क्या हो गया बेटा, ये सही है, फिर ये इसको देखे तो 180 380 सही है, ये 0। अब देखो भाई, ये जो वेक्टर है ये 0 है, तो ये तभी पॉसिबल बेटा जब ये कंपोनेंट भी 0 हो और ये कंपोनेंट भी 0 है। भाई कोई वेक्टर है उसका वो 0 है, तो उसका आई कैप जे कैप के कैप तीनों कंपोनेंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये हमने वेक्टर में पढ़ाया हुआ है, तो ये 0 होना चाहिए। यानी माइनस F1 प्लस 90
इज इक्वल टू 0। यहां से F1 आ गया हमारा 90 न्यूटन और माइनस F2 प्लस 380 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया F2 इज इक्वल टू 380 न्यूटन। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया बेटा। अच्छा, जब वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं तो ये लाइन बड़ी लंबी हो जाती है। इस लाइन को छोटा करने का एक तरीका है, और वो तरीका क्या है, वो मेथड क्या है, वो हम डिस्कस कर देते हैं। वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, और वो हमने डिस्कस भी किया हुआ था बेटा। जब एकदम शुरू में डिस्कस किया था कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो हमने क्या लिखाया था आपको, सिग्मा एफ इज इक्वल टू 0। अगर इक्विलिब्रियम में तो यही हमने लिखाया था ना भाई। फिर इसके बाद हमने लिखाया था सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ जेड इज इक्वल टू 0। यहां पे एरो नहीं लगाया भाई। तो इसका कहने का मतलब क्या कि अगर ढेर सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 है, तो सारे फोर्सेस के x कंपोनेंट का सम भी 0 होगा, सारे फोर्सेस के y कंपोनेंट का सम भी 0 होगा, सारे फोर्सेस के z कंपोनेंट का सम भी 0 होगा। यहाँ तो z कंपोनेंट है ही नहीं है, सारे फोर्सेस xy प्लेन में लाई कर रहा है, यानी हमको अप्लाई ये करना है। तो हम यहां से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और यहां से सॉल्व करके दिखाते हैं। उससे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक कम होगा बेटा, और लाइन इतनी लंबी नहीं जाएगी जितना लंबा अभी चला गया था। तो करना क्या, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, यानी हम लगाने क्या जा रहे हैं बेटा, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0। तो इसको लगाते हैं, सारे फोर्सेस का एक्स कंपोनेंट। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, माइनस F1, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में है ना। इसका एक्स कंपोनेंट 0 होगा बेटा, ये पूरा का पूरा y डायरेक्शन में है, तो इसका इधर कंपोनेंट लोगे तो F2 cos 90 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट 100 है। इसका x कंपोनेंट क्या, F4 का x कंपोनेंट 80 है। F5 का x कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा पूरा y डायरेक्शन में। x कंपोनेंट 200 cos 90 लोगे तब आ गया, तो वो 0 हो गया। F6 का x कंपोनेंट क्या, वो यहां दिख रहा है, माइनस 90 इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। और यहां से सॉल्व करो तो माइनस F1 प्लस 90 इज इक्वल टू 0, यानी F1 इज इक्वल टू 90। देखो बेटा, यही आंसर आ गया। तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है, लाइन कैलकुलेशन उतना लेंदी नहीं जाता है, और थोड़ा शॉर्ट हो जाता है, कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें कम होता है। अब F2 निकालने के लिए क्या करेंगे, y कंपोनेंट क्या लगा रहा भाई, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, यानी जितने भी फोर्सेस हैं उनके y कंपोनेंट का एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम क्यों बेटा, क्योंकि y डायरेक्शन में एक को पॉजिटिव लेंगे तो माइनस y को क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, इज इक्वल टू 0। तो इसको लगाते हैं F2 निकालने के लिए। तो इसका तो y कंपोनेंट 0 हो गया, क्योंकि ये x में इधर कंपोनेंट लोगे तो cos 90 0 हो गया। ये माइनस F2 होगा, क्योंकि माइनस y डायरेक्शन में। इसका भी y कंपोनेंट 0 हो गया, पूरा का पूरा x डायरेक्शन में। F4 का y कंपोनेंट देखते हैं, तो F4 का y कंपोनेंट क्या, 60 प्लस 60। फिर F5 पूरा का पूरा y डायरेक्शन में प्लस 200। F6 का y कंपोनेंट देखें तो F6 का y कंपोनेंट क्या, 120 प्लस 120
सारे कंपोनेंट्स आ गए बेटा, इज इक्वल टू 0, तो माइनस F2 प्लस ये हो गया 180 380 is equal to 0. So F2 is equal to 380 न्यूटन। यही आंसर आ गया। तो आज यही क्लास खत्म करते बेटा। कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो दूसरे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करिएगा। सो वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट क्लास। स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड ऑन योर स्टडीज। सायनारा, गॉड स्पीड एंड बॉन वॉयज।